So again, starting from the previous class, so entropy change of a reaction is positive, it means it is spontaneous. Entropy change of a reaction is negative, it means it is non-spontaneous. But only entropy change cannot decide the spontaneity, because there were many reactions जिसके जो कि spontaneous होना चाहिए थे, लेकिन जब आप एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम निकालते थे तो वो नेगेटिव आ जाती थी और वो शो कर रही थी कि वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। सो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए और उस चीज़ को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए गिब्स, एक थर्मोडायनेमिक्स का जो फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नोन फॉर, हमने उसके बारे में भी पिछली क्लास में पढ़ा था और उसमें हमने ये बताया था कि गिब्स ने फिर इस थर्मोडायनेमिक्स पे, यानी कि हीट इन मोशन के ऊपर बहुत काम किया और उसने ये पता लगाया कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन, रिएक्शन का फिजिबल होना, स्पॉन्टेनियस होना सिर्फ एंट्रोपी चेंज डिसाइड नहीं करती, बल्कि उसने हमें एक इक्वेशन दी आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ डेरिवेशंस एंड कैलकुलेशंस, जिसमें उसने ये बताया कि स्पॉन्टेनिटी के लिए दो चीज़ें और भी हैं जो आपके सिस्टम में काम कर रही होती हैं, और वो है एक उस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज और एक है उसके सिस्टम का टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, नॉट इन डिग्री सी। तो ये दोनों चीज़ें जो दो क्वांटिटीज़ हैं, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर, और एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम तीसरी चीज़, तीनों जो वेरिएबल्स हैं इनको जब उसने आपस में रिलेट किया तो उसको रिलेट करके उसने अपने नाम से एक एनर्जी चेंज जो है वो इंट्रोड्यूस की, जिसको कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी के सिंबल से उसको हम जो है वो शो करते हैं। उसका फार्मूला आपने याद रखना है, इट इज इक्वल टू डेल्टा एच रिएक्शन माइनस पी डेल्टा एस। इसमें डेल्टा एच रिएक्शन कैन बी एक्सो और एंडो, माइनस फार्मूले के अंदर है, उसने फार्मूले में बनाया लिखा हुआ है P delta S. T stands for temperature in Kelvin and delta S is the entropy change of the system, जो कि आप S products minus S reactant से निकालेंगे। तो इस फार्मूले की बेस पर उसने ये बताया कि जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है, इट इज अ फ्री एनर्जी विच इज अवेलेबल टू डू वर्क। गिव्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? इट इज द एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क। और रिएक्शन में क्या काम होना होता है? रिएक्शन में पत्थर तो नहीं उठाने होते, रिएक्शन का वर्क होता है कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में चेंज होना। तो अगर गिब्स फ्री एनर्जी ने ये भी कहा कि अगर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का जो साइन है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब है वो कि एनर्जी चाहिए है। जैसे एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव, उसका मतलब है हीट एब्जॉर्ब होती है, तो वैसे ही डेल्टा जी का साइन अगर पॉजिटिव है तो एनर्जी चाहिए है, सिस्टम से निकल नहीं रही, तो ऐसे रिएक्शन जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस नहीं होते। ठीक है, डेल्टा जी का साइन अगर पॉजिटिव आ जाए कैलकुलेशन करके, तो अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, इसका मतलब है उसको उसको एनर्जी चाहिए है ताकि वो काम कर सके, और अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं कर सकेगा, प्रोडक्ट नहीं बना सकेगा। इसके अगेंस्ट अगर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का साइन नेगेटिव हो, यानी कि वो एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर रहा हो, एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है वो रिलीज हो रही है नेगेटिव साइन के हिसाब से, तो फिर सिस्टम में एनर्जी रिलीज हो रही है और वो एनर्जी अवेलेबल है टू डू वर्क। तो इसलिए गिब्स फ्री एनर्जी ने कहा कि अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, फ्री एनर्जी रिलीज हो रही है, तो फिर डेल्टा जी का साइन अगर नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो द रूल इज कि अगर डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव है, इफ जी जो है वो पॉजिटिव है, जी इज पॉजिटिव, तो फिर रिएक्शन क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। इट इज, आप कह सकते हैं ये रिवर्स है, ऑपोजिट है टू दैट ऑफ एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी में पॉजिटिव होना स्पॉन्टेनिटी की तरफ डायरेक्शन देता था आपको, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी का साइन अगर पॉजिटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस को कंफर्म कर रहा है। गिब्स फ्री एनर्जी का जो भी साइन आएगा वो चैलेंज नहीं हो सकता, वो हमेशा एक्यूरेट होता है। तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का साइन अगर पॉजिटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसको हम एक और नाम से भी कह सकते हैं कि वो नॉन फिजिबल है, तो वो नॉट फिजिबल, नॉट फिजिबल।
उसके अगेंस्ट अगर जी का साइन जो है वो नेगेटिव आ रहा है, एक्सोथर्मिक आ रहा है, इज नेगेटिव, तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर फीजिबल है। फिजिबल का मतलब स्पॉन्टेनियस ये नहीं हो सकता है, और नॉट फिजिबल का मतलब है नहीं हो सकता। तो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं वो नहीं हो सकते, वो खुद ब खुद नहीं हो सकते। स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो एक दफ़ा शुरू हो जाए खुद ब खुद हो सकते हैं, तो फिजिबल है। तो ये साइन जेन में रखना है। थोड़ा सा बॉगलिंग है। डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव, तो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि रिएक्शन इज फिजिबल, और डेल्टा एस सिस्टम का साइन नेगेटिव, तो हम उसका कहते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी के इधर ऑपोजिट हो गया। अगर पॉजिटिव तो नॉट फिजिबल, नॉट स्पॉन्टेनियस, और जी का साइन अगर नेगेटिव तो फिजिबल, स्पॉन्टेनियस। एंट्रोपी चेंज का साइन हमें गलत डायरेक्शन भी दे सकता है, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का जो साइन है वो कभी गलत डायरेक्शन नहीं देगा। वो हमेशा जो भी साइन होगा वो सही डायरेक्शन दे रहा होगा। वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है वो चैलेंजेबल नहीं है, इट इज एक्यूरेट। ठीक है। एंट्रोपी चेंज का साइन is not accurate, it has to be further confirmed by calculation of Gibbs free energy change. तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए कैलकुलेशन में? एक तो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन चाहिए, जो क्वेश्चन में दी होगी, ज़ाहिर बात है, या उसके एक पिछले पार्ट में आप वो निकालेंगे यूजिंग सपोज एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन दी हों, तो आप H2 माइनस H1 करके निकाल लेंगे। तो वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यूजुअली क्वेश्चन में डायरेक्टली दी होती है। दूसरा, टी डेल्टा एस में टेम्परेचर भी क्वेश्चन में दिया हो और एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम भी आप एस प्रोडक्ट्स और एस रिएक्टेंट्स को सब्ट्रैक्ट करके निकाल लें, तो फिर वो आपसे कहेगा डेल्टा जी निकालो। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि डेल्टा जी से जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें एक और इशू भी क्रिएट होता है। वो इशू ये है कि डेल्टा जी का जो वो यूनिट है वो किलो जूल पर मोल है, किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का भी है। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का यूनिट है जी किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच रिएक्शन का जो यूनिट है वो भी यही है, किलो जूल पर मोल। और केल्विन में होना चाहिए जी टेम्परेचर को। और फिर डेल्टा एस का जो यूनिट है वो जूल्स पर केल्विन पर मोल है। तो बेहतर ये होता है कि चूंकि आपने एंट्रोपी चेंज का यूनिट जो है वो सिर्फ फर्क नज़र आ रहा है, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन का यूनिट किलो जूल पर मोल में है, एंट्रोपी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का यूनिट भी आपने किलो जूल पर मोल में ही निकालना है। तो इट्स रिकमेंडेड कि आप जूल्स पर केल्विन पर मोल को डिवाइड कर दें सारे को 1000 के ऊपर, तो ये आपके पास किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप एंट्रोपी को साइन को बदलें, बजाय इसके कि पहले आप एंथैल्पी के साइन को जूल्स में लेकर आए, फिर आप गिब्स का आंसर जो है वो जूल्स में आए, फिर उसको दोबारा 1000 पे डिवाइड करके फिर किलो जूल पे लेके जाएं। इट इज़ मोर ईजियर फॉर यू टू कन्वर्ट जूल्स पर केल्विन पर मोल टू किलो जूल्स पर केल्विन पर मोल। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसको 1000 पे डिवाइड करना होगा। अगर आप 1000 पे डिवाइड नहीं करेंगे तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू भी बहुत अजीब सी हो जाएगी और उसका साइन भी अजीब उल्टा हो जाएगा, उल्टा सीधा हो जाएगा, तो फिर आपके आंसर जो है वो गलत चले जाएंगे। So don't forget to divide joules per Kelvin per mole by 1000 to get the accurate answer for Gibbs free energy change and an accurate sign. So it depends how you will do your question. लेकिन तो ये सारा क्वेश्चंस को जूल पर इस यूनिट्स को भी कन्वर्ट करना हमने सीखा, और हमने गिब्स की एनर्जी चेंज की वैल्यू जो है वो फार्मूले में जब वैल्यूज डालेंगे तो वो निकालना भी सीखी, और जब वो आ जाएगी तो उससे रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में भी अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। अंदाज़ा नहीं है, यकीन से कहा जा सकेगा। The Gibbs free energy change is positive, the reaction is not feasible or not spontaneous.
और अगर जो है जी जो है वो नेगेटिव है तो फिर वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अभी तक के बारे में कोई क्वेश्चन जो आपको क्लियर ना हो? Okay, then now we have seen on the left hand side of this uh, page, you can see that there is a calculation. There is a calculation for delta G. तो उसके लिए क्वेश्चन कुछ जो शुरू हो रहा है, कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ जिंक कार्बोनेट, और इसके लिए उसमें आपको डेल्टा एच रिएक्शन पॉजिटिव दे दी हुई है, एंट्रोपी चेंज की वैल्यूज भी दे दी हुई है, और टेम्परेचर जो है वो उसमें 298 केल्विन, वो भी क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ। तो अब आप क्या करेंगे, पहले एंट्रोपी चेंज निकाल लेंगे, ठीक है जी, जो कि कैलकुलेशन के बाद हमें दिखाई दे रही है एस प्रोडक्ट्स माइनस एस रिएक्टेंट से, कि वो प्लस 174.8 जूल्स पर केल्विन पर मोल है। आप ये वाला काम मत करें, इसको जो है वो 71 ही रहने दें, ठीक है, प्लस 71, और इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर लें। डिवाइडेड बाय 1000 कर लेंगे। सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो रहा है। वेल चलें, इसको आप डेल्टा एस सिस्टम जो है इसको आप अगर 1000 पे डिवाइड कर लेंगे तो इंशाल्लाह जो है ये आपको इस 174.8 को डिवाइडेड बाय 1000 कर लें तो आपके पास सही जो है इसका आंसर में आ जाएगा 0.1748 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। फिर आप इसके अंदर जब वैल्यूज लगाएंगे तो 71 माइनस 298 इंटू प्लस 0.1748, तो आंसर डायरेक्टली 18.9 किलो जूल पर मोल ही आ जाएगा डेल्टा जी में। और क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव निकलेगा, तो पॉजिटिव निकलने की वजह से आप स्पॉन्टेनिटी के बारे में क्या बताएंगे कि ये रिएक्शन 298 केल्विन के ऊपर स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो ये डेल्टा जी कैलकुलेशन का 2 नंबर का सवाल आएगा। एक नंबर एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, एक नंबर गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए। और अगर अगर वो पूछे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है तो वो अगले पार्ट में पूछेगा और उसका एक नंबर अलग मिलेगा। तो टोटल मार्क्स 3 होंगे इस कैलकुलेशन के। इसके अलावा अब आपने एक चीज़ और देखनी है, वो ये है कि आपको इस जो फार्मूला दिया हुआ है, the formula that is given to you about Gibbs free energy change, ये फार्मूला आपको अप्लाई करके, ये फार्मूला आपको अप्लाई करके तो आपको रिएक्शन की को प्रिडिक्ट करना है कि किस टेम्परेचर पे वो फिजिबल होगा और किस टेम्परेचर पे वो फिजिबल नहीं होगा। तो अगर आप ऊपर हेडिंग देख रहे होंगे, टेम्परेचर चेंज एंड द रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी। So basically what you are going to do is you are going to decide, आपने डिसाइड करना है कि रिएक्शन किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा। सो यहाँ पर आप यूँ कह सकते हैं कि यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द टेम्परेचर, कैलकुलेट कर लें या प्रिडिक्ट कर लें, दोनों तरह से वो कह सकते हैं। प्रिडिक्शन का क्वेश्चन भी आ सकता है, कैलकुलेशन का भी आ सकता है। predict the temperature at which reaction will be feasible या स्लैश नॉन फिजिबल। फिजिबल स्पॉन्टेनियस एक ही चीज होती है। ये बेसिकली कैलकुलेट और प्रिडिक्ट द टेम्परेचर एट विच रिएक्शन विल बी फिजिबल और नॉट फिजिबल। तो अगर प्रिडिक्शन का क्वेश्चन है तो फिर तो वैल्यूज नहीं दी होंगी,
प्रिडिक्शन के क्वेश्चन में देयर विल बी नो वैल्यूज गिवन टू यू, तो आपने फिर कैसे प्रिडिक्शन करनी है कि किस टेम्परेचर पे रिएक्शन फिजिबल होगा और किस पे नहीं होगा। तो मैं आपको थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज़ें बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखें, केस नंबर 1 नीचे आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है जी, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो फर्स्ट टर्म ऑफ दिस रिएक्शन, देखें आपके इस गिब्स फ्री एनर्जी की जो इक्वेशन है इसमें दो टर्म्स लिखी हुई हैं। एक एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट टर्म, माइनस दरमियान में फिक्स्ड है, फार्मूले के अंदर है, सी डेल्टा एस जो कि सेकंड टर्म है। तो अगर डेल्टा एच रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है, तो डेल्टा एच रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो फिर आपका फर्स्ट टर्म का साइन क्या होगा, नेगेटिव। फिर उसके बाद दरमियान में नेगेटिव फार्मूले से आ गया। अब सेकंड टर्म के अंदर टेम्परेचर है और मल्टीप्लाइड बाय एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम है। अब इसमें एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम बाय चांस ऐसा हो कि वो भी नेगेटिव हो, यानी कि उसका साइन भी नेगेटिव हो, तो जो टेम्परेचर होता है वो हमने कहा था केल्विन में है, तो उसका साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो फिर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का क्या साइन निकलेगा, तो फिर गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज का क्या साइन निकलेगा, मैथमेटिक्स से अप्लाई करके देखें। तो सेकेंड टर्म की ब्रैकेट जब खोलेंगे तो सेकेंड टर्म हो जाएगी प्लस, सेकेंड टर्म हो जाएगी प्लस, फर्स्ट टर्म रहेगी माइनस, सेकेंड टर्म हो जाएगी प्लस। तो फिर यहाँ पे जो टेम्परेचर है इन केल्विन, ये अपना रोल प्ले करेगा। अगर देखिए सेकेंड टर्म टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सेकेंड टर्म मोर पॉजिटिव हो जाएगी और फर्स्ट टर्म उसकी निस्बत स्मॉल नेगेटिव होगी। तो एट ए हायर टेम्परेचर, अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज आ गई कि अगर आप हाई टेम्परेचर पे जाओगे तो हाई टेम्परेचर पे, हाई टी के ऊपर डेल्टा जी का साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इसके अगेंस्ट अगर आप लो टेम्परेचर पे रहोगे तो फिर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है उसका साइन नेगेटिव होगा और रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। ये क्यों होगा फिर से देख लें। डेल्टा एच रिएक्शन हमने कहा एक्सोथर्मिक है, माइनस फार्मूले के अंदर लिखा हुआ है। टेम्परेचर पॉजिटिव होना है, कभी केल्विन में नेगेटिव नहीं होता, जीरो से ऊपर जाता है, जीरो एंड प्लस में जाता है। और हमने ये अज्यूम किया कि एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम जो है उसका साइन नेगेटिव था, तो आपकी फर्स्ट टर्म जो है वो नेगेटिव है और सेकंड टर्म जो है वो अंदर ब्रैकेट में माइनस है, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई होके वो प्लस हो जाएगी। तो सेकंड टर्म के बाहर सिंबल प्लस आ जाएगा, उसका जो साइन है वो प्लस आ जाएगा। तो अगर डेल्टा एच रिएक्शन की स्मॉल वैल्यू हो माइनस में और सेकंड टर्म की लार्ज वैल्यू हो प्लस में, और वो प्लस में कैसे लार्ज होगी, जब टेम्परेचर टी को आप बढ़ाते जाएंगे तो टी इंटू एस का जो नंबर है वो बड़ा होता जाएगा। तो जब वो बड़ा होता जाएगा और वो एक्सीड करेगा माइनस की वैल्यू से, सपोज करें कि एक रिएक्शन की वैल्यू जो है वो माइनस 175 है, जबकि टी डेल्टा एस की वैल्यू माइनस 175 से एक नंबर भी बढ़ जाए और वो प्लस 176 हो जाए तो डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव आ जाएगा। अगर डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव हो गया तो फिर वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर पी की वैल्यू आप लो टेम्परेचर पे रखें और सेकेंड टर्म की जो वैल्यू है वो स्मॉल पॉजिटिव में ही रखें, तो और वो डेल्टा एच रिएक्शन की नेगेटिव वैल्यू एक्सीड ना करे,
तो -176 प्लस 170 भी रखें तो आंसर -6 आ जाएगा, और माइनस में अगर डेल्टा जी का साइन आया तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम जो है वो नेगेटिव है, तो फिर रिएक्शन सिर्फ कब फिजिबल होगा? प्रिडिक्शन क्या है? सेकंड रो में लिखा है लो टेम्परेचर पे टी की वैल्यू जो है वो लो टेम्परेचर पे जी की वैल्यू माइनस होगी और वो स्पॉन्टेनियस होगा। सो अगर रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है, एंट्रोपी भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, दोनों का साइन नेगेटिव है, डेल्टा एच का साइन भी नेगेटिव है, डेल्टा एस का साइन का सिंबल भी नेगेटिव है, इस केस में रिएक्शन किस टेम्परेचर पर फिजिबल हो सकता है? लोअर टेम्परेचर्स के ऊपर। सिर्फ ये बताना है लोअर टेम्परेचर्स के ऊपर। अगर आप लोअर टेम्परेचर पे चले जाएंगे तो ये रिएक्शन फिजिबल होगा, हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। तो ये सारा लिखने का 4 नंबर होते हैं। तो ये जो मैंने कैलकुलेशन की है ये बेशक आप पेपर में बेशक ना करें, लेकिन आपने सिर्फ ये बताना जरूरी है कि एज डेल्टा एक रिएक्शन इज नेगेटिव and delta S system is also negative. So at a higher temperature, second term will become large positive than first term, and delta G has a sign of positive and reaction will be non-spontaneous. But if at a low temperature, second term will be small positive and delta H reaction first term will be large negative, then delta G has a negative sign and the reaction will be feasible. So only at lower temperatures reaction will be feasible, but if we go to higher temperature reaction will not be feasible. इसके अंदर अब एक केस 2 भी है। केस 2 कुछ यूं है कि डेल्टा एच रिएक्शन जो है वो तो नेगेटिव ही रख रहे हैं अभी भी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद माइनस फार्मूले में आ गया, टेम्परेचर जो है वो प्लस में होता है हमेशा क्योंकि हमने केल्विन में जो है वो लिया हुआ, और उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है सिस्टम की, मैं अब उल्टा ले लगा हूँ, सिस्टम पॉजिटिव। तो देखा जाए तो इसमें सिस्टम पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जो है वो बताता है कि रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस शायद होना चाहिए, और यूजुअली एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो भी स्पॉन्टेनियस की तरफ ही जा रहे होते हैं क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर यूजुअली स्पॉन्टेनियस। तो दोनों साइन कह रहे हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो तो नेगेटिव ही है क्योंकि डेल्टा एच का साइन तो बदल नहीं सकता, जबकि सेकेंड टर्म को अगर आप प्लस इंटू प्लस करें तो प्लस प्लस इंटू माइनस करेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगी माइनस में, और माइनस में माइनस करें तो वो ऐड हो जाते हैं, और डेल्टा जी का साइन जो है वो क्या आ जाएगा? जी का साइन जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो फिर ये रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो कि एंथैल्पी चेंज भी एक्सोथर्मिक नेगेटिव है और एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम जो है वो पॉजिटिव है, ऐसा सिस्टम आप टेम्परेचर जो मर्जी करते रहे, जी की वैल्यू जो है वो ऑलवेज नेगेटिव होगी, ऑलवेज नेगेटिव जी। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या होगा? ऑल टेम्परेचर्स के ऊपर फिजिबल होगा। आप टेम्परेचर कम करें, टेम्परेचर बढ़ाएं, रिएक्शन विल ऑलवेज बी फिजिबल, क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म भी नेगेटिव थी और सेकंड टर्म जो है अंदर से मल्टीप्लाई होके प्लस बाहर आया, और वो जब माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गई। दोनों टर्म्स नेगेटिव होने से आपका जो डेल्टा जी का सिंबल है, साइन है, वो नेगेटिव आएगा, चाहे टेम्परेचर ज़्यादा कर लें या कम कर लें। तो अब आप क्या प्रेडिक्ट करोगे? इन दिस सिनेरियो इफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक and the entropy change of the reaction is positive, then irrespective of the temperature, irrespective जो मर्जी करें at high or low temperature, the sign of delta G will always be negative and the reaction will always be feasible, will always be feasible। ये कोई ये भी केस आ सकता है, जो भी दोनों में से आएगा ये 4 नंबर के लिए, और अभी 2 केसेस और भी हैं।
which we will discuss in the next class. मतलब मैं आपको भी link भेजता हूँ, आप उसके साथ आइएगा. This link will expire in a few minutes, rather few seconds. तो मैं इसको close कर रहा हूँ. I'll send you another invite and we will join there. Wait.